दोस्तों, तो आज हम लोग एनए का फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। जो प्रैक्टिस सेट अपने चल रहे हैं इसके क्वेश्चन बहुत ही दमदार हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का वेटेज है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का वेटेज है। साथ ही साथ जो आपके बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, 15 बायो के और 15 केमिस्ट्री के, इनका जो वेटेज है साइंस के रूप में टोटल 35 मार्क्स का, 5 फिजिक्स के। तो इस साइंस का जो वेटेज है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। साइंस के वेटेज में 35 क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं, साथ ही साथ 10 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। अगर यहाँ से आप अपना पोर्शन मजबूत कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिए कि आपको स्कोर का क्या करना है, अपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, साथ ही साथ उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, सेट नंबर 44 है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए इसको, और हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपने। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि, 1000 रुपए की धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कह रहा है 1000 रुपए की जो धनराशि है उस पर 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई, मतलब जो हमारा पैसा 1000 रुपए है उस पर क्या 10% की दर लग रही है, तो 2 वर्ष के लिए उसका सीआई क्या होगा। तो सबसे पहले आप तो ये ध्यान कर लीजिए सीआई क्या होता है और एसआई क्या होता है। अगर हम बात करें एसआई की, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है क्या होता है, एक नॉर्मल इंटरेस्ट, मतलब आपस में जैसे आप और मैं 2 पर्सन है, आपस में जो हम लोगों ने पैसा लिया, क्या आपस में जो हम लोगों ने पैसा लिया, आपस में लेने वाला जो पैसा होता है कुछ मंथ के लिए या कुछ ईयर के लिए, तो जो ब्याज लगता है वो सिंपल इंटरेस्ट का लगता है, यानी साधारण ब्याज का लगता है। लेकिन वही पैसा अगर हम बैंक से उधार ले रहे हैं, क्या वही पैसा अगर हम बैंक से उधार ले रहे हैं तो वहां पे जो इंटरेस्ट लगता है वो हमारा लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अगर तुमने अपना पैसा बैंक से लिया, 1000 रुपए लिया और आपने कहा कि मैं 1 वर्ष के बाद वापस कर दूंगा, अगर वापस नहीं कर पाए तो आपका पैसे पर जो ब्याज लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो 1 साल में आपका ब्याज बना उस पर भी अगले साल क्या होगा, ब्याज लगेगा। तो मतलब कहने का ये कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे क्वेश्चन करा कि 1000 रुपए की धनराशि पर 10% प्रति वर्ष में 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो किस तरह से लगाना है आपको, जब 2 वर्ष की बात की जाए तो इस तरह से एक चार्ट ड्रॉ करना है। क्या करना है, इस तरह से एक चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर 3 वर्ष के लिए कहा जाए तो इस तरह से एक चार्ट ड्रॉ करना है। ये 3 वर्ष के लिए हो गया। बात समझने की कोशिश करना भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 वर्ष के लिए क्या होगा तो 2 वर्ष के लिए ये चार्ट होगा, लेकिन 3 वर्ष के लिए पहले वर्ष का ब्याज कितना, ये रहेगा, दूसरे वर्ष में ये रहेगा। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है, पहले वर्ष का ये, दूसरे वर्ष का ये। साथ ही साथ एक पॉइंट है जो ध्यान रखना कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज परिवर्तित नहीं होता, यानी बदलता नहीं है। जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा वही 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ध्यान रखेंगे आप, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सदैव बराबर होगा। अगर आप दूसरे वर्ष को आधा यहां से कर दोगे तो ये 1.5 वर्ष का हो जाएगा। पहला वर्ष दूसरा वर्ष अगर इसको आधा कर दोगे तो ये 2.5 वर्ष का हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इस चार्ट के थ्रू आप क्वेश्चन को लगा लोगे। अगर यहाँ से इन दोनों की बात कर लोगे ये आपका क्या हो जाएगा, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इसकी बात कर लोगे तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर हो जाएगा। और अगर आप पूरे की बात कर लोगे चार्ट की तो ये क्या हो जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का सीआई क्या होगा। अगर हमने कहा तुमसे 1000 रुपए आपको दिया गया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है और 2 वर्ष के लिए कहा गया, तो 1000 रुपए का 10% कितना होगा, 1000 रुपए का 10% अगर निकालोगे आएगा 100। तो आपको जो भी आएगा यहाँ पर वही नंबर लिखना है, यहाँ पर भी वही नंबर लिख देना। 1000 रुपए का 10% 100 यहाँ लिखा, यहाँ पर भी 100 लिखा। अब इसी नंबर का आपको फिर से 10% निकालना है, इसी नंबर का आपको फिर से, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, यहां से हम कहते हैं साधारण ब्याज कितना होगा, तो 100 200 इसका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। और अगर हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा 210 रुपए क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपसे कह क्या रहा है, जो पूछा गया है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 210 रुपए होगा। साधारण ब्याज 200 रुपए होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर अंतर की बात करें
तो अंतर कितना हो जाएगा, 10 रुपए इसका अंतर हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपसे इसने पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 100, 100, 200 और 10, 210, यानी इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 210 रुपए हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 210 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 14 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि 12 मजदूर है प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं तो किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वही काम 14 मजदूर करें, 4 घंटे प्रतिदिन काम करें, तो काम करने में कितने दिन का समय लग जाएगा। तो आप शुरुआत क्या करेंगे, एमडीएस से। फॉर्मूला होता है M1D1H1, क्या होता है M1D1H1 M2 D2 और H2, यहां से आप लगा लेंगे MDH फॉर्मूले से। क्या कह रहा है, पहले कह रहा है 12 मजदूर 7 घंटे और कितने 28 दिन, 12 मैन कितने दिन 28 दिन और कितना 7 घंटे काम कर लेंगे, तो 14 मजदूर 4 घंटे, कितने घंटे 4 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे। या तो डी मान लो या तो एक्स मान लो, कितने दिनों में निपटा देंगे। शुरू करो भैया, 14 से काटा 14 दूनी 28 आ गया आपका, 4 से काटा 4 तिहाई 12 आ गया, ठीक है। 7 दूनी 14 और 14 तिहाई 42, एक्स का मान कितना हो गया हमारा, एक्स का मान हो गया हमारा 42। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 42, मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है 42 वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 42, ठीक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कह रहा कि दो संख्याओं के मासा एवं लासा क्रमशः 7 एवं 12 है, यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखना क्या कह रहा है कि पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लासा यानी एलसीएम इंटू मासा यानी एचसीएफ। एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लासा गुणे मासा। ये आपको फॉर्मूला लगाना है जब लासा मासा और एक संख्या दी जाए। मासा आपको यहाँ पे 7 दे दिया गया है, लासा आपको यहाँ पे 12 दे दिया गया है, एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या तुम्हें निकाल लेनी। एक संख्या 4 हो गई, दूसरी संख्या तुम्हें निकालनी है बेटा। तो एलसीएम कितना दिया है 12 दिया है, एचसीएफ कितना 7 दिया है। अगर यहाँ से तुम दूसरी संख्या फाइंड करोगे तो 12 इंटू 7/4, क्या 4 तिहाई 12। यहां से आप दूसरी संख्या निकालोगे तो कितनी 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 जो होगा वो हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है 21 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 6 महीने की अवधि, क्या 6 महीने की अवधि के लिए कुल रकम ज्ञात करें जब ब्याज त्रैमासिक रूप से दिया जाता हो। अब बात समझना, अभी तक आपसे ब्याज की जो बात कही गई थी वार्षिक, मतलब ब्याज आपको हर वर्ष देना था, लेकिन यहाँ पे अब क्या कहा गया, अब कहा गया कि जो ब्याज आपको देना है त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में ब्याज देना है। हर 3 महीने में ब्याज देने का मतलब वर्ष में कितनी किस्त, अगर आप हर 3 महीने में एक किस्त दोगे तो वर्ष में कितनी 4 किस्त बन जाएंगी, वर्ष में 4 किस्त बन जाएंगी। समय कितना दिया, देखो आपको समय कितना दिया भैया, समय जो आपको दिया है कितना 6 माह, कितना दिया है समय जो आपको दिया है 6 माह, और जो दर दी है वो कितनी दी है 12%, जो दर दी है आपको 12% की दर दी है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखने को मिल जाए तो आपको करना क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि जो ब्याज की किस्त त्रैमासिक दी जाएगी मतलब हर 3 महीने में दी जाएगी, मतलब वर्ष में कितनी बार 4 बार, तो ऐसा करने के लिए आपको 4 से समय में गुणा करा देना है और दर में भाग दे देना है। अगर उसने कहा होता हमारी वार्षिक किस्त हर अर्धवार्षिक समय में दी जाएगी, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में दी जाएगी, तो वर्ष में कितनी बार 2 से, तो यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग, वहां पे 4 से गुणा 4 से भाग, तो आपको त्रैमासिक के लिए 4 से गुणा 4 से भाग। अगर यहाँ से दर निकालोगे कितनी आ जाएगी 3% आ जाएगा, और समय निकालोगे 6 चौको 24 महीने यानी 2 साल के लिए। अब आपका क्वेश्चन बन चुका है सिंपल, 10,000 रुपए को 3% वार्षिक ब्याज की दर से 24 महीने यानी 2 वर्ष के लिए कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। शुरुआत कर लेते जो आपसे कहा था 24 महीने यानी 2 साल। चार्ट अपना वही वाला है 1 2 1 2। अब आपसे कहा गया 10,000 रुपए के लिए कितने परसेंट का 3% का, 10,000 रुपए का 3% अगर निकालोगे कितना होगा 300 रुपए, 300 यहां लिखो 300 यहां लिखो।
अब आपको 300 का क्या 3% निकालना, 300 का 3% का मतलब 1% कितना होगा 3, तो 3% कितना हो जाएगा 9। अब आपसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था कि उसका सीआई कितना होगा, 3 3 6 9, 609 रुपए उसका सीआई होगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या है कि कुल रकम बता दो, कुल रकम कितनी होगी, 10,000 रुपए तो पहले से था और 609 रुपए उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, तो 10,609 रुपए कितना, 10,000 प्लस 609 यानी 10,609 रुपए इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है, 10,609 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, कह रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या तिर्यक ऊंचाई उसकी 10 सेंटीमीटर है, यदि इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मतलब समझने की कोशिश करना। अगर हम आपसे कहें एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है और उसकी ऊंचाई कितनी भैया, ऊंचाई h है और उसकी त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है। जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको क्या बोलोगे, स्लैंट हाइट बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई l से डिनोट करते हैं, h आपकी ऊंचाई का काम करेगा और r हमारी त्रिज्या का काम करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अब आपसे कहा क्या गया है, कह रहा तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो ध्यान रखेंगे जो आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है भैया, पाई आर एल, ये आपका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आयतन की बात कर ले तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका आयतन हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे कहा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल। पाई का मान आप सभी लोगों को पता है कि कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना होता है, यहाँ से त्रिज्या, अगर व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, अगर व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ एल कितना दिया गया है, स्लैंट हाइट, आपको स्लैंट हाइट ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 दिया गया है, 7 से 7 गया तो 22 दहम 220, तो आपका क्या हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आयतन होता तो घन क्यूब, ठीक, 220। तो इसका पांचवें का 2 हो गया 220। अब आते हैं, ये 5 क्वेश्चन अपने मैथ के रहे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके, जीएस के क्वेश्चन यानी जीके के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारती का नाम बताइए जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था। उस भारती का नाम बताइए जो मोहनजोदड़ो जो थे उनकी खोज के साथ जुड़ा था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या जो मोहनजोदड़ो की खोज भारती जुड़े हुए थे उनका पूरा नाम था क्या, राखलदास बनर्जी। क्या था, राखलदास, राखलदास बनर्जी, बनर्जी। बात समझ में आई, जो था यानी आरडी बनर्जी, क्या, आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया गया आरडी बनर्जी, आरडी चटर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी या एसएन बनर्जी। तो जो आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया गया आरडी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल जो है हमारा बिल्कुल न्यूनतम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है अपनी, लखनऊ। क्या है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है अपनी, लखनऊ। जो आपका बी ऑप्शन दिया है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। जो महाराष्ट्र है उसकी कैपिटल हो गई मुंबई, क्या हो गई, मुंबई। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की हो गई भोपाल। ये सारी कैपिटल आपको लर्न रखने हैं, जितने भी स्टेट हैं 28 और 8 अपने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये सारी कैपिटल आपको याद रखनी है। और कुछ विशेष कंट्रीज जो है हमारे देश हैं उनकी भी राजधानी आपको याद रखनी है। आपसे कह रहा कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो आप ध्यान रखेंगे जो अपना यूपी है उत्तर प्रदेश, इसका न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो भैया, ये अपना ऐप रहा। ऐप से आप सभी लोगों से मैं बार बार फिर कह रहा हूं, जिसने भी अभी नोट्स परचेस ना किए हो तो जल्द से जल्द जाइए आप नोट्स परचेस करिए। यहाँ पे आपको 50 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और ये जो पेपर मिलेंगे बिल्कुल हूबहू आपको देखने के मिलेंगे इससे क्वेश्चन। तो आप ये परचेस करके आप अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट हैं वो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और 10 ईयर के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप ऐप से सभी लोग नोट्स परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान है, जो अपना भारतीय संविधान है वो कैसा है।
कठोर है या स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील है, आंशिक रूप से कठोर या आंशिक रूप से परिवर्तनशील, ना तो कठोर और ना ही परिवर्तनशील। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो भारतीय संविधान है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील, मतलब कठोर और लचीला, ये अपने यहाँ का संविधान दोनों है। तो आंशिक रूप से ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है आंशिक रूप से ये सटीक हो जाएगा जवाब आपका, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटियों से द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे ये जो दर्रे दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश के, ये दर्रे दिए गए हैं रोहतांग दर्रा आप ध्यान रखेंगे कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन जो ए दिया गया है रोहतांग दर्रा वो आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी होती, तो रोहतांग दर्रे के द्वारा, रोहतांग दर्रा आपका सही हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का नृत्य है, असम के लोग कौन सा नृत्य करते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो गरबा है ये कहाँ का नृत्य है, तो गरबा जो है अपना गुजरात का है, कहाँ का है, गरबा गुजरात का है। भांगड़ा आपका कहाँ का है, पंजाब का है, कहाँ का है भैया, भांगड़ा पंजाब का है। और कथक उत्तर भारत यानी जैसे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो कथक आपका हो गया उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, ठीक है। और साथ ही साथ लेकिन जो बिहू है कहाँ का है, बिहू जो है वो कहाँ का है, आपका असम का हो जाता है बिहू नृत्य, बिहू का हो जाता है असम का। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है बिहू, ये इसका सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है, हुगली तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या दक्षिण गुजरात तट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा है, क्या महाद्वीपीय जो जल सीमा है निम्नलिखित पूरी तरह से किससे अलग है, तो दक्षिण जो गुजरात का तट है, दक्षिण गुजरात तट, वो इसका सटीक जवाब यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा कि जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को रिटर्न भरना पड़ता है, जीएसटी। सबसे पहले तो जीएसटी आप ध्यान रखेंगे क्या है, अप्रत्यक्ष कर, फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो इसकी शासन के अंतर्गत रचना योजना है इसमें करदाताओं को रिटर्न हर 3 महीने में भरना पड़ता है, हर 3 महीने में भरना पड़ता है, यानी हर त्रैमासिक या 3 महीने में भरना पड़ता है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा कि एनएचएआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो अपना एनएचएआई है इसकी स्थापना, एनएचएआई क्या है देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1988, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को प्रदान था, ये था है नहीं, ध्यान रखेंगे आप। आर्टिकल 370 जो अब समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल 370 जो अब समाप्त कर दिया गया है वो किसके लिए था, तो जम्मू कश्मीर के राज्य के विशेष दर्जे के लिए था, जो आर्टिकल 370 में बात कही गई थी। तो इसका जो सटीक जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 370। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाले वर्षा का कारण है शीतकालीन मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटना, या उत्तर पश्चिम मानसून, या स्थानीय हवाएं। तो आप ध्यान रखेंगे क्या,
जो अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान होती हैं तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, वो होती है शीतकालीन मानसून। क्या होती है? शीतकालीन मानसून, यानी ऑप्शन नंबर ए शीतकालीन मानसून, ये आपका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस की। ये आपके क्वेश्चन हो गए जीके के 10। अब हम लोग फिजिक्स के 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, कह रहा कि एन फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में गुना बड़ा क्षेत्र है। एन फेरों वाली, क्या एन फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली है, तो एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो इसका ऑप्शन जो होगा एन ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो होगा एन ही हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किस वर्ष यह खोज की? ध्यान रखना इन वैज्ञानिक का नाम हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किस वर्ष यह खोज की कि एक दिक् सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक् सूचक सुई में विच्छेद उत्पन्न होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, क्या हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड द्वारा, ठीक है, 1820 में, 1822 में, 1824 में या 1826 में। तो जो इसका सटीक जवाब है 1820, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 18 है। 18 है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। हाँ, कह रहा हेनरी बेकलर। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में हेनरी बेकलर को। इन्होंने एक खोज की थी 1903 में, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका जो नोबेल पुरस्कार है, ये एक वो थे नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर दिया जाता है। स्वीडन के थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और इन्हीं अल्फ्रेड नोबेल में किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी सन 1867 ईस्वी में। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज किस सन में की गई थी? तो सन 1867 ईस्वी में की गई थी। इनका जन्म जो हुआ था सन 1833 ईस्वी में हुआ था। जो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1896 ईस्वी में हुई थी। तो सारी बातें आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल थे, इनका जन्म 1833, मृत्यु 1896 और 1867 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट की खोज की थी। ठीक, अपने क्वेश्चन पे आ जाते। कह रहा हेनरी बेकलर को 1903 ईस्वी में किस खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिलता है? आप ध्यान रखेंगे एक बात, और नोबेल पुरस्कार जो है वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले जब शुरू किया गया था 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1967 के बाद ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब टोटल 6 क्षेत्र हो गए। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता। अगर आपको स्वतः स्फूर्त ना पता हो तो आप ध्यान रखना कि जो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने की थी। क्या रेडियो जो धर्मिता है, इसकी खोज किसने? हेनरी बेकुलर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर हो जाती है। एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर हो जाती है। जो एमीटर की रीडिंग होती है वो घटकर क्या हो जाती है? 1/3, 1/4, आधी या 1/6 भाग। जो आधी है वो हो जाती है क्या? आप जब एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करोगे तो एमीटर क्या आधी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। कह रहा निम्नलिखित में से किसने यह खोज की थी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे एक धारा के बारे में, जो वैद्युत धारा है आई से डिनोट करते, आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी हो जाता है, जहां पर क्यू आपका क्या है? चार्ज यानी आवेश है। टी आपका क्या है? टाइम यानी समय है। और आई आई क्या? वैद्युत धारा यानी आपका करंट है। क्या है? करंट है। सारी बातें आपके यहाँ क्लियर है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये आपसे कहा गया है कि जो ये आपका प्रवाहित करने तार अपने बगल में वैद्युत धारा को प्रवाहित करने वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। तो गुगलिमो मार्कोनी, आंद्रे मैरी एम्पियर, माइकल फैराडे या जेम्स मैक्सवेल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो वैद्युत ये है आपका वैद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये इनके वैज्ञानिक के ही नाम पर था, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो यहां से आप ध्यान कर लेंगे क्या? आंद्रे मैरी एम्पियर।
आंद्रे मैरी एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा कि डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अनुलेखन, डीएनए, डीएनए ये न्यूक्लिक एसिड के पार्ट हैं, न्यूक्लिक एसिड के पार्ट हैं डीएनए और आरएनए। ठीक, न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी ये आपकी की गई थी किससे, फेड्रिक मिक्सचर के द्वारा। और जो डीएनए और आरएनए है ये ऑप्शन में अगर फेड्रिक मिक्सचर मिल जाता तो इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाए, डीएनए का डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा नाइट्रोजन क्षारक है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो तीन है ऐसे, कौन कौन से, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। जो डीएनए में भी पाया जाता है एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीन आपके यहाँ हो गए और ये तीन आपके यहाँ हो गए जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन एक होता है जो अलग होता है, यहाँ पर आपका होता है थाइमीन। क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है थाइमीन, लेकिन जो आरएनए में इसके स्थान पर होता है क्या होता है, यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। एक आपका नाइट्रोजन क्षारक होता है जो दोनों में अलग होता है, यहाँ पर होता है आपका थाइमीन और यहाँ पर होता है यूरेसिल। तो ये दोनों अलग होते हैं, बाकी ये तीनों आपके सेम होते हैं। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे किससे, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से। अब बात हम लोग कर रहे थे कि डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो पूरकता का सिद्धांत, वंशागति का सिद्धांत, डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रकृति या रूपांतरण सिद्धांत। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, पूरकता का जो सिद्धांत है डीएनए के संदर्भ में ये आपका अनुलेखन प्रक्रिया का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिससे पौधे और शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती। चार ऑप्शन दिए हैं कि यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है, या यह पर्यावरण की बहाली के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, या तब होता है जब पानी में बहुत कम नाइट्रोजन मौजूद होता है जिससे यह शैवालों की वृद्धि कम हो जाती है, यह तब होता है तब बहुत अधिक कार्बन पानी को समृद्ध करता है जिससे बैक्टीरिया का अत्यधिक विकास होता है और पौधे कम हो जाते हैं। ठीक, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, यह तब होता है जब बहुत अधिक नाइट्रोजन पानी को समृद्ध करती है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, 22 का ए। अब हम बात कर लेते हैं 23 की। 23 क्या कह रहा है देखना, कह रहा कि जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकार्ड द्वारा किया जाता है। क्या, एक नोटोकार्ड द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्टिब्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या कि जो खंडित एक रीढ़ की हड्डी का स्तंभ होता है, रीढ़ की हड्डी का स्तंभ नोटोकार्ड द्वारा किया जाता है, तो वो है हमारा वर्टिब्रेटा। क्या है, वर्टिब्रेटा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें 24 की, किसकी, 24 की, जो 24 क्वेश्चन है क्या है अपना देखना, मेंडल के आधार पर स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम प्रस्तावित किया था। एलएस ने, मोनोहाइब्रिड कॉर्सेस ने, या डाई हाइब्रिड कॉर्सेस ने, या जीन ने। तो ये आपका दानापुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाई हाइब्रिड कॉर्सेस, सी ऑप्शन। ठीक, 25 की बात करेंगे। जो 25 है कह रहा पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना कहलाता है। क्या कहलाता है, गुटेशन कहलाता है, या ट्रांसलोकेशन कहलाता है, या प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है, या प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है, या बिंदु स्राव, स्थानांतरण, दाब प्रवणता, या जीव द्रव्य कुंचन। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या कि जो जल का क्षय, बिंदु स्राव यानी गुटेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें 26 की बात कर लेते हैं तो इसका क्या होगा, पेशी कोशिकाएं गति करने में
किस प्रकार सहायता करती हैं? जो पेशीय कोशिकाएं हैं अपनी गति करने में किस प्रकार सहायता करती हैं? तो कोशिकाओं का रक्त प्रवाह गति में मदद करता है, भीतर वाहिकाओं की लाइनिंग गति में मदद करती है, कोशिका परत की मोटाई गति में मदद करती है, या कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति करती होती है। तो आप ध्यान रखेंगे पेशी कोशिकाएं गति करने में सहायता करती कोशिकाओं के संकुचन और विश्राम के परिणाम स्वरूप गति। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है डी सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल के दौरान अपना लिंग बदल सकता है? वह कौन सा जानवर है जो अपने जीवन काल के दौरान अपने लिंग में परिवर्तन कर सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मनुष्य में ऐसी नहीं होता है, ना नैरिस में होता है, लेकिन घोंगा जो होता है ये अपने जीवन काल में लिंग में परिवर्तन कर सकता है। मतलब सी ऑप्शन जो दिया गया है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा। भूरे रंग के शरीर और लाल आंखों वाली दो विषम युग्म जी फल मक्खियों के बीच द्विसंकर क्रॉस में बीबीई जीनोटाइप जीनोटाइप ध्यान रखेंगे कौन सा बीबीई जीनोटाइप प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/16, 1/2, 1/4, 1/8। ये सारे वो क्वेश्चन है आपको जो सीधे सीधे याद करने हैं, कोई भी इसकी तरकीब नहीं, ना ही इसकी कोई ट्रिक है, सीधा सीधा आपको बस क्वेश्चन याद करके जाने हैं। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/16, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगर हम बात कर लें किसकी निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम किसी जंतु कोशिका में डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक है? चार ऑप्शन दिए गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस आरएनए, पॉलीमरेज लाइगेज, या टोपोइजोमरेज डीएनए लाइगेज, या डीएनए पॉलीमरेज डीएनए। नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए प्राइमेज। लास्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस डीएनए पॉलीमरेज या लाइगेज। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो अपना बी ऑप्शन दिया गया है टोपोइजोमरेज डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा। भैया क्वेश्चन आपसे यही पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार एनए में, या पूछे भी जाएंगे तो इससे भी अच्छे जो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराए गए हैं अपने नोट्स में जो आप परचेज कर सकते हैं, वहां पे सारे इससे भी बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका काम है कि इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ते रहना, कोई तरकीब नहीं जो आपको शॉर्टकट दिला सके नौकरी, बस आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कह रहा कि वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है? वह मुख्य संवेदी अंग कौन सा है वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले लक्ष्य कर रही है? स्वाद, दृष्टि, गंध, स्पर्श। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे वह संवेदी अंग जो वर्चुअल रियलिटी डिस्प्ले कर रही है वो हो जाएगा दृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बी दिया गया दृष्टि, वो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 31 की अगर हम लोग बात कर लें, 31 की बात कर लें, क्या कह रहा है 31? कह रहा है कि अर्ध संरक्षी डीएनए प्रतिकृति से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आरएनए डीएनए पर निर्भर होता है भैया, कहीं नहीं होता है, गलत सेंटेंस। प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में 2 पैतृक और 2 नव संश्लेषित होते हैं, ये भी नहीं है। जो सी दिया गया प्रतिकृति के पूर्ण होने के बाद प्रत्येक डीएनए अणु में एक पैतृक और एक नव संश्लेषित सूत्र होता है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया वो इसका सटीक जवाब है, 31 का सी। भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उसका तापमान बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने की तकनीक किसने विकसित की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, लुई पास्चर ने की थी, या जोसेफ लिस्टर ने की थी? तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि जो ये क्वेश्चन है इसका जवाब तो लुई पास्चर हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान रखना जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है अपने, इन्होंने खोज किसने की थी? जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी? जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसकी खोज की थी। और साथ ही साथ शुक्राणु कोशिका की खोज की थी, स्पर्म कोशिका, शुक्राणु किसकी की थी? शुक्राणु कोशिका, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लुई पास्चर, और इन्हीं लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की भी खोज की थी। जो रेबीज का टीका था लुई पास्चर इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। 32 का सी हो जाएगा।
33 की अगर हम बात कर लेते हैं, 33 की बात कर लेते हैं, जो 33 कह रहा कि वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है, वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक वर्ग, संघ, कुल, गण, वंश, प्रजाति। बी दिया गया वर्ग, संघ, गण, कुल, वंश, प्रजाति, कुल, संघ, वर्ग, गण, वंश, प्रजाति। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जो पहला है आपका शुरुआत संघ से होता है, फिर आपका संघ वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर कुल, वंश आएगा और लास्ट में प्रजाति। जो ये आपका ये क्रम है वो बिल्कुल सटीक हो जाएगा वर्गीकी के अनुसार, यानी टैक्सोनॉमी के अनुसार। ठीक है, वर्गीकी के अनुसार जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 34 की बात कर लें अगर, कह रहा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकीय के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की, उनमें से एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, उनमें से खुली परिसंचरण प्रणाली होती है क्योंकि वितरण में कोई रचना नहीं होती है, उनमें से ठोस तंत्रिका रज्जुओं की एक जोड़ी होती है जो उदर में स्थित होती है और खंडित रूप से व्यवस्थित गैनीलिया को प्रभावित करती है, या उनमें रेडियल या द्विपक्षीय शरीर समरूपता होती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो अकशेरुकी के संदर्भ में, तो उनमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अब बात अगर हम लोग करें 35 की बात करें, ध्यान रखना क्या कि जो आपके विल्हेम जोहानसन थे, इन्होंने आनुवंशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द की खोज की थी। क्या अगर आपसे पहले तो ये कहा जाएगा कि जीन शब्द की खोज किसने की, जो जीन शब्द की खोज थी वो की थी जोहानसन ने। किसने की थी? जोहानसन ने की थी जीन शब्द की खोज। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाएगा किस सन ने की थी, तो सन 1909 ईस्वी में इनके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, 1909, 1920, 1910, 1900। तो जो आपका 1909 है वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, 1909, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये भैया हमारे बायो के क्वेश्चन रहे, तो आप सभी लोग समझदार हैं, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने की इनकी संभावना है। तो बस आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और सभी लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। बस आपका काम है रिवीजन करना, जो आप करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बायो के 15 क्वेश्चन हो चुके, हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है अपना। शुरुआत पहला क्वेश्चन जो है अपना कहां से करेंगे, जोहानसन निकोलस बोस्टेड जो है आपके, क्वेश्चन नंबर 36। 36 के बाद क्या करेंगे, ये यही है, बोरस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने अम्ल और क्षार की मूल अवधारणा प्रस्ताव किस वर्ष में दिया था। तो आप अम्ल की बात करो, अम्ल जो होता है अपना और एक अपना क्षार होता है, क्या होता है क्षार, एसिड बेस। क्या ये हो गया अपना एसिड, ये हो गया अपना बेस। अगर अम्ल की बात करोगे तो अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है। क्या जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये आपकी बातें नहीं इसकी। अब आपसे कहा जाएगा जो अम्ल होता है उनका स्वाद कैसा होता है। जो हमारे अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी सॉर होता है, खट्टा होता है। और जो क्षार होते हैं वो कैसा होता है, कड़वा, कड़वा यानी बिटर। क्या, कड़वा, कड़वा यानी बिटर। ठीक, तो क्षारों का खट्टा वो कड़वा हो जाएगा, अम्ल का कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी भैया। क्या समझ में आ गई होंगी, जो अपना एसिड है वो अम्ल हो गया और जो बेस है वो क्षार हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि जोहान्स निकोलस बोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी
ने अम्ल और क्षार की जो मूल अवधारणा प्रस्ताव किस वर्ष में? सन 1923 ईस्वी में दिया था, यानी 1923 में दिया था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि रॉबर्ट ब्राउन ने विलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी क्वेश्चन नंबर 37 जो आपको दिया गया है, टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? ठीक है, किस वर्ष किया था? 1829 में किया था, 1827 में, 1828 में या 1826 में? चार ऑप्शन दिए गए, आप ध्यान रखेंगे। जो रॉबर्ट ब्राउन ने थे, उन्होंने विलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण सन 1827 ईस्वी में किया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 38। घुलनशील ठोसों के मिश्रण को उपर्युक्त एक गर्म विलायक में घोलकर और फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे पृथक करने की विधि कहलाती है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी क्रिस्टलन या एजोट्रॉपिक आसवन, और साथ ही साथ ऊर्ध्वपातन। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, जो अपना घुलनशील ठोसों में मिश्रण को उपर्युक्त एक गर्म विलायक में घोलकर फिर तापमान को धीरे धीरे कम करके उसे पृथक करने की विधि है जो प्रभाजी क्रिस्टलन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रभाजी क्रिस्टलन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे अपने। कह रहा कि 1913 में एक्सरे तरंगदैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो आपसे आवर्त सारणी की बात की जा रही है, यानी पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी, और वो भी कौन से? जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसकी बात की जा रही है। तो चार वैज्ञानिक हुए। सबसे पहले हुए आपके डॉर्बे राइनर। कौन हुए? डॉर्बे राइनर। उसके बाद आपके आए कौन? न्यूलैंड। फिर आपके आते हैं कौन? मेंडेलीव, दिमित्री, उनका पूरा नाम था दिमित्री मेंडेलीव। और लास्ट हमारे आते हैं कौन? हेनरी मोजले। कौन आते हैं? हेनरी मोजले, सन 1913 ईस्वी में ये आते हैं आपके आधुनिक आवर्त सारणी लेकर। ठीक है, तो बात करोगे डॉर्बे राइनर की, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिए थे अपने ट्राइड्स का मतलब इन्होंने अपने त्रिक नियम दिए थे। और न्यूलैंड ने क्या दिया था? इन्होंने ऑक्टेव लॉ यानी अष्टक नियम दिए थे, ऑक्टेव लॉ यानी अष्टक नियम। मेंडेलीफ, इन तीनों लोगों की पहचान क्या थी? इन तीनों लोगों ने जो अपना कहा था, तत्वों के गुणों पे बात की थी, कि इन्होंने जो तत्वों के गुणों को लगाया था परमाणु भार, किस पर? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। किसके? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। लेकिन जो हेनरी मोजले थे, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी जो अपनी बनाई थी, इन्होंने कहा था कि जो तत्वों के गुण हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। मतलब इन्होंने कहा था कि जो तत्व हैं उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाया। जो आज आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़ रहे हैं, हेनरी मोजले के द्वारा ही दी गई है। सन 1913 में इन्होंने इसको लाए थे। ठीक है, तो यही आपसे कहा गया है कि सन 1913 में एक्सरे तरंगदैर्ध्य पर आधारित परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन आपको दिया गया हेनरी मोजले, जो बी ऑप्शन दिया गया आपको हेनरी मोजले, ये इसका बिल्कुल सटीक जवाब है 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? द्रव में ठोस प्रकार के एक विलयन का उदाहरण है सिरका, कांसा, पीतल, आयोडीन टिक्चर। तो आप पहले तो सिरका जो जानते हो विनेगर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या हो जाता है? CH3COOH। इसी को एथेनॉइक अम्ल भी कह दोगे। ठीक है, जो आपका पीतल होता है, पीतल यानी ब्रास, कॉपर और टिन होता है। क्या होता है? कॉपर और टिन होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्रव प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है? आयोडीन टिक्चर। कौन सा? आयोडीन टिक्चर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 40 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे लर्न करना है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डी सुल्ज नियम, कौन सा? हार्डी सुल्ज नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चार ऑप्शन दिए गए भैया। किसी मिश्रण में किसी घटक का आंशिक दाब उस मिश्रण
उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी या प्लेटिनम जैसी धातुओं का कोलाइडल विलयन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या एक कोलाइडी विलयन की एक निश्चित मात्रा के स्कंदन हेतु आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर। लास्ट है डी, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, एक कोलाइडी विलयन की एक मात्रा को इलेक्ट्राइट, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे 41 हो गया, 42 की बात कर लेंगे। 42 की बात करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो एक में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या अप्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया, और लास्ट है प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे क्या, जो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है, एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अप्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक जवाब हो जाएगा, 42 का सी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 43 की। 43, आवेशित कणों को उच्च वेग एक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कॉस्मोट्रॉन, कोपेट्रॉन, क्रेयोट्रॉन या साइक्लोट्रॉन। जो आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में से उपकरण प्रयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन। कौन सा? साइक्लोट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 44 की बात करेंगे भैया। कह रहा 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था? किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था? क्रिप्टॉन की बात की गई है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, क्या इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस होती हैं, इन्हीं को आप आदर्श गैसें कहते हो या इन्हीं को अक्रिय गैसें कह लेते हो? अक्रिय गैसें, क्या इन्हीं को जीरो ग्रुप गैसें कह लेते हो, जो आपके पीरियोडिक टेबल में लास्ट में रहती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, और एक पार्ट आपका खाली छोड़ दिया गया। ठीक है, ये आपकी जीरो ग्रुप गैस है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, और लास्ट 86 हो गया। ये सारी आपकी क्या है? जीरो ग्रुप गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं। इनकी खोज रैमजे के द्वारा की गई थी, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 में लंबाई के मानक माप को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था, तो वो है क्रिप्टॉन 86। क्या है? क्रिप्टॉन 86। 44 का हो गया क्रिप्टॉन 86। अब आप क्या करोगे? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा एस्टिक एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण होता है। तो अपचयन, कीटोन का परिवर्धन, या ग्लूकोज का एसिटिलीन या ऑक्सीकरण। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज का जब एसिटिलीकरण करेंगे तो आपका एनहाइड्राइड से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाता है। ठीक है, 45 का सी। 46 की जो बात करेंगे हम, 46 की जो बात करेंगे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया, अम्ल और धातु की अभिक्रिया अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन गैस और लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और जल, या कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे जो अम्ल और धातु की अभिक्रिया है ये उत्पन्न करती है हाइड्रोजन गैस और लवण। हाइड्रोजन गैस और लवण, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल सटीक जवाब है। 47 की अगर बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि यौगिक CH3NH2 का IUPAC नाम, क्या ध्यान रखना भैया, क्या CH3NH2, CH3 NH2, CH3NH2, ये क्या है आपका? मेथेनेमीन कहोगे, मेथेनेमीन कहोगे।
क्या कहोगे, CH3NH2 को क्या कह दोगे आप, मेथेनेमीन कह दोगे। यानी जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया है मेथेनेमीन, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर 48 की बात करें अब हम लोग, 48 की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो सीधे सीधे ध्यान रखोगे आप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH ट्वाइस होता है, क्या होता है MgOH ट्वाइस, या आप इसको कह सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा कि 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों में समान संख्या में अणु होते हैं। जॉन डाल्टन, जेम्स वॉट, एमेडियो अवोगाद्रो, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, क्या, एमेडियो अवोगाद्रो। और अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। एक अवोगाद्रो संख्या बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने, क्या है, एक प्रोटॉन विलायक जल के ऑक्सीजन परमाणु में आबंध बनाकर एक हाइड्रोनियम आयन देता है। ऑप्शन है त्रिकोणीय पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी, वर्ग समतली, या चतुष्फलकी। तो जो अपना त्रिकोणीय पिरामिडी है, ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब। तो ये आपके 50 क्वेश्चन रहे, ये आपके 50 क्वेश्चन रहे, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ के रखने हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ के रखने हैं। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन भी इनका मैंने बताया है। आप सभी लोग अब बात कर लेंगे किसकी, जो अपने क्वेश्चंस की बात की गई है, जो आपको आपके एग्जाम के हिसाब से एनए वाला ऐप पर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे, एनए वाला ऐप पर मिल जाएंगे। आपको अपने ऐप से सारे नोट्स परचेज करके आपको पढ़ाई करते रहना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक, तीनों नोट्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।